बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी के विधायकों में टूट होने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। इसके साथ ही जो चुनावी समीकरण है वो धीरे धीरे बदलने लगे। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें मृत्युंजय तिवारी के बयान की, तो क्या कुछ दावा कर रहे हैं और इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मृत्युंजय तिवारी के बारे में लोग कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद ब्राह्मण चेहरों में से वो एक है, लेकिन अचानक उन्होंने ऐसी पलटी मारी कि लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि मनोज झा और मृत्युंजय तिवारी ये दो ऐसे चेहरे आरजेडी में हैं। मनोज झा तो अभी भी हैं, लेकिन मृत्युंजय तिवारी और इन दोनों का जब एक दौर हुआ करता था आरजेडी में, तो लालू यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे और इस कारण से इनका दबदबा पूरी पार्टी में था। लेकिन अचानक से मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से इस्तीफा देते हैं, तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली पर सवाल उठाते हैं, आरजेडी पर सवाल उठाते हैं, विधानसभा चुनाव में जो हार पार्टी को मिली है उस पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं और फिर कयास लगने लगता है कि मृत्युंजय तिवारी आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो पता चलता है कि बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग से पहले वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। तो मृत्युंजय तिवारी का अचानक बीजेपी में आना ये कोई संयोग नहीं है, इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी। क्योंकि भरत तिवारी का भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो बीजेपी चाह रही थी कि एक ब्राह्मण नेता आरजेडी से यदि बीजेपी में आएगा जिसके नाम में तिवारी टाइटल होगा तो शायद इसका फायदा इलेक्शन में मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मृत्युंजय तिवारी जब आए हैं तो उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि आरजेडी के 12 से 15 विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं, या तो वो बीजेपी में आएंगे या तो वो जेडीयू में जाएंगे। अब है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये दावा कितना मजबूत है, तो इसके लिए आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में जाना होगा। जब आरजेडी ने बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन केवल वो 25 सीटों पर सिमट गई और उसके बाद आरजेडी में टूट की खबरें आने लगी, तो लोगों ने कहा ये सारी बातें झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के एमएलए फैसल रहमान अचानक से गायब हो गए, तो 25 का जो आंकड़ा था वो घटकर 24 रह गया। उसके बाद अभय कुशवाहा की सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात होती है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं और सीएम भी उसी जाति के हैं, तो चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में दावा किया जाने लगा और मृत्युंजय तिवारी तो अभी बोल रहे हैं, इससे पहले रामकृपाल यादव बोल चुके हैं, मिथिलेश तिवारी, गिरिराज सिंह बोल चुके हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता ये दावा कर चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत के भाई ये दावा कर चुके हैं, नीरज कुमार सिंह बबलू। तो अंदर खाने कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है और ये खबर आज सच्चाई में बदले या 6 महीने इसमें लगेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त आरजेडी में स्थिति ठीक नहीं है और अगर दावा किया जा रहा है तो इसके पीछे का कारण है लगातार पार्टी को मिल रही हार और तेजस्वी यादव का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करना। क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कैसे टिकट का वितरण किया गया, काफी लोग नाराज नजर आए। उसके अलावा लोगों ने रोडों पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की, कुछ ने कुर्ते फाड़े, कुछ ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर टिकट दिए गए हैं, कुछ ने तो ये तक कह दिया कि 10 करोड़ रुपए से टिकट बेचा गया है। तो इस स्थिति में तेजस्वी यादव पार्टी को तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाए और परिवार की स्थिति उनकी और ज्यादा बदतर होती गई। एक गुट बनता गया तेज प्रताप यादव का, जो कि उन्होंने जेजेडी बना ली, लेकिन लालू यादव के कुछ लोग कहे जाते हैं कि आज भी उनके करीबी हैं। एक गुट बन गया रोहिणी आचार्य का, एक लालू यादव का पुराना वाला गुट है जिसमें कि हमने देखा शिवचंद्र राम ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। तो एक साथ आरजेडी में मुसीबतों का पहाड़ टूटा और उस बीच हमने देखा कि कैसे उनका बंगला खाली कराया गया, कैसे उनकी सिक्योरिटी ली गई। तो इन सब मामलों पर तेजस्वी यादव का जो रवैया रहा वो सवालों के घेरे में रहा। एक विपक्षी नेता के तौर पर, एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरीके से आंदोलन की जरूरत थी वो नहीं कर पाए। सर, मृत्युंजय तिवारी ने कई सारे फैक्टर्स भी गिनवाए कि क्यों वो ये बातें कह रहे हैं या दावा कर रहे हैं। तो उसमें से पहली बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ना नीति सही है आरजेडी की, ना नेतृत्व सही है और ना नेता सही है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से राजनीति में पहचान बनाई, आज भी लोग उनके बारे में कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की एक खासियत थी कि वो जमीनी नेता थे। भले ही वो जंगल राज के बेताज बादशाह रहे हों, वो घोटालों के सरदार रहे हों, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी सही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने इतना मजबूत बना दिया कि 15 साल सरकार रही बिहार में। लालू जेल गए तो पत्नी को 10 साल तक के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाए रखा। हालांकि वोट जनता ने दिया था, लेकिन लालू के ऑर्डर पर, लालू की सहमति पर किसी ने असहमति नहीं दिखाया और राबड़ी देवी के नाम का किसी ने विरोध नहीं किया।
उस मुश्किल परिस्थिति में भी लालू प्रसाद यादव टिके रहे, जेल गए, जेल से आए। लेकिन जब से कमान तेजस्वी यादव के हाथों में गई, बहुत सारे सवाल उठने लगे। एक के बाद एक चुनाव हारते रहे, चाहे राज्यसभा का हो, एमएलसी का हो। हमने राज्यसभा का भी चुनाव देखा, कैसे अवधेश उनसे चुनाव हार गए। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बारी आती है, तब तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाते हैं। जब दूसरे दल में वोटिंग की बारी आती है तो अपने विधायक सांसदों को नहीं रोक पाते हैं। तो तेजस्वी यादव इस तरीके से अपनी पार्टी को पीछे कैसे ले जा रहे हैं? तो इसका जवाब मिलता है कि जो कमिटमेंट है पार्टी के लिए, वो उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। वो बहुत ही कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं। अभी हमने देखा बांकीपुर का उपचुनाव आया तो विदेश चले गए। पार्टी में टूट हो रही है, नेताओं से बातचीत नहीं करते हैं। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं। भाई को दूर कर दिया, बहन को दूर कर दिया, पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक बन गए। लेकिन लोगों के साथ संवाद की खबरें जो है वो बहुत कम आई। जो मीटिंग्स होती थी आरजेडी की, वो सीमित रह गई। तेजस्वी यादव घर से कम निकलने लगे। तो इन सब चीजों का ग्राउंड पे व्यापक असर हुआ और हमने देखा कि तेजस्वी यादव के समर्थन में जो लोग पहले मजबूती से खड़े होते थे, वो कम नजर आए। क्योंकि हम जब बिहार चुनाव के दौरान ग्राउंड पर गए, लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि तेजस्वी यादव के बारे में लोगों का यही सोचना है कि तेजस्वी यादव में वो बात नहीं है जो एक मजबूत नेता में होनी चाहिए। पिता की विरासत को लेकर वो आगे बढ़े हैं, उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है मुस्लिम प्लस यादव का। लेकिन जब आपकी सक्रियता कम होती है तो कैसे वोट बैंक आपसे दूरी बना लेता है, अभी बांकीपुर उपचुनाव उसका परिणाम है। तो मृत्युंजय तिवारी आरजेडी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कई दशक तक वो आरजेडी में रहे हैं। उन्होंने एक और फैक्टर ये बताया कि ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो आरजेडी के जितने भी अभी विधायक है जो टूटने की बात कर रहे हैं, वो सारी चौखट इसीलिए लांघेंगे क्योंकि ओवैसी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर बन गए हैं। देखिए, ओवैसी फैक्टर बने हैं, ये बात सही है। लेकिन बिहार में अभी ओवैसी इतने मजबूत नहीं है कि तेजस्वी के विधायक को तोड़कर अपने में शामिल कर लें। अभी अगर कोई तोड़ेगा भी तो वो बीजेपी तोड़ेगी, जेडीयू तोड़ेगी। ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन तीर चलेगा। अभी ओवैसी की उतनी हैसियत नहीं है कि वो आरजेडी के 10-15 विधायकों को तोड़कर अपने में मिला लें। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के रग-रग से वाकिफ हैं। वो तेजस्वी यादव को और उनके आसपास के लोगों को अच्छे से जानते हैं। जितने विधायक उनके जीत के आए हैं, अगर तेजस्वी को छोड़ दिया जाए तो 23 बचे हैं। 23 में से बहुत सारे लोगों के साथ मृत्युंजय तिवारी के संबंध बहुत अच्छे हैं। हो सकता है किसी ने डायरेक्टली इनको बोला हो कि मैं अब जो है इस पार्टी में परेशान हो गया हूं और बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूं, जेडीयू ज्वाइन करना चाहता हूं। और ये चीजें तो पहले से भी आ रही थी। रामकृपाल यादव भी आरजेडी में बहुत दिन तक रहे, आरजेडी से सांसद बने, लेकिन 2014 में वो बीजेपी में आए, पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ा और फिर अब मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग आरजेडी छोड़कर आ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपकी भूमिका क्या रही। बांकीपुर का उपचुनाव हुआ, आप विदेश चले गए, आप आए तो आप लोगों में ये मैसेज गया कि आप बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमने क्या देखा? सारा का सारा मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर को मिल गया। ज्यादा से ज्यादा वोट तेजस्वी यादव के खिलाफ यादवों ने कर दिया। तो इस स्थिति में बांकीपुर से सबक लेने के बजाय तेजस्वी यादव आज भी उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। जो एक नेता को सड़क पर उतरकर अभी हंगामा करना चाहिए था, बवाल मचाना चाहिए था, एनडीए सरकार को घेरना चाहिए था, ये सब चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। एक तरफ तो आरजेडी की टूट की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में भी कुछ खटपट चल रही है। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, बीजेपी और जेडीयू के अगर कुछ नेताओं की बात करें तो हमने देखा था कि हाल के समय में कुछ ऐसे बयान निकलकर सामने आए जिस पर बवाल मचा। चाहे वो जेडीयू के सीनियर लीडर की बात करें या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, तो बीच में वो कम्युनिकेशन गैप नजर आया। श्रवण कुमार ने भरत तिवारी के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ राय दी। यूजीसी के मुद्दे पर जेडीयू नेताओं ने, कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर बयान दिया, तो बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली, तो इस पर भी सवाल उठे। उसके अलावा बहुत सारे नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार जो उसमें से एक नाम है भगवान सिंह कुशवाहा का, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी पीएम है नीतीश कुमार की कृपा से। तो ऐसी चीजें निकलकर बाहर सामने आई तो सवाल उठे, और ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि जेडीयू इस वक्त सबसे ज्यादा तड़प रही है, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा खेल हो जाएगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री यहाँ बन जाएगा। लेकिन चूंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी है और इतने सालों तक नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखा, लेकिन अब जेडीयू के कुछ लोगों को शायद ये बात सही नहीं लग रही है और आपसी मनमुटाव जो है वो खुलकर बाहर निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि जो जेडीयू का टॉप लीडरशिप है उसकी नजदीकियां आप बीजेपी के साथ देखिए, चाहे संजय झा हो, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह हो, ये सारे नेता, विजय चौधरी हो,
नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के भी उतने ही करीबी हैं। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू में ये खासियत है एनडीए गठबंधन में कि अगर कोई समस्या होती है तो ये आपस में बात करते हैं, समाधान निकालते हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच खटपट चलते रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो टूट में नहीं बदलती है। वो इस तरह से नहीं होता है कि गठबंधन पर सवाल उठने लगे। लेकिन महागठबंधन में क्या होता है, पार्टियों के बीच बातचीत नहीं होती है। आरजेडी वाले कांग्रेस को गरियाते हैं, कांग्रेस वाले आरजेडी को गरियाते हैं। और बागीपुर उपचुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस के लोगों ने कैसे खुलकर आरजेडी के खिलाफ बैटिंग की। तो इससे समझ में आता है कि एक तरफ इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है, जो जानता है कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो अगर एक फैसला लेते हैं तो पार्टी उस पर अडिग रहती है। जबकि आरजेडी की स्थिति ऐसी है कि तेजस्वी यादव ना किसी के साथ सही तरीके से चल पा रहे हैं, ना उनको किसी का साथ मिल पा रहा है, और पार्टी में उनको लेकर जो विरोधाभास है अब वो खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में हो सकता है कि 12 से 15 ना भी हो, 2-4 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बीजेपी नेता ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव की अभी नींद उड़ी हुई है और आरजेडी के अंदर हलचल तेज हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।